नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं हूं अपनी जन्मभूमि, अपने निवास स्थान अयोध्या के अपने गांव शाहनवाजपुर या हरकारा का पुरवा में। वहां से मैं जो मेरे ग्लोबल टीवी का एक तरह से एक्सटेंशन ऑफिस भी बनने जा रहा है अब, ग्लोबल एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स कॉरपोरेशन का और ग्लोबल टीवी का, वहाँ के अपने निवास से मैं ये बापू की जो कृति मधुकर उपाध्याय ने लिखी थी 7 खंडों में, उसका क्रम बदस्तूर जारी रखता हूँ। और इसी क्रम में मैं आपसे मुखातिब हूँ कस्तूरबा बाई से तकरार नाम के इस चैप्टर की तरफ। कस्तूरबाई से तकरार जो बापू नाम की 7 खंडों में लिखी किताब का चौथा अध्याय है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। और इस तरह आप महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन क्रम के, जैसे मैंने बताया था आपको, ना सिर्फ उनके बाल्यावस्था के बल्कि जीवन के हर मोड़ की कहानी, चाहे वो उनकी पढ़ाई से जुड़ी हो, उनका पारिवारिक जीवन रहा हो, उनका आध्यात्मिक जीवन रहा हो, उनका संघर्ष रहा हो अंग्रेज़ों से लड़ने का, नमक सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी रहा हो, भारतीय नेताओं से, कांग्रेस के उस समय जो थी उनसे मतभेद और मनभेद की कहानी, और कैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसी पर मैं ये अध्याय कस्तूरबाई से तकरार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोट में मोहनदास की पढ़ाई व्यवस्थित होने लगी। अध्यापक उसकी लगन और मेहनत से प्रसन्न थे। पुतलीबाई विवाह के बाद बेटे की सहज सक्रियता से खुश थीं। करमचंद आश्वस्त थे कि वो सही रास्ते पर चल पड़ा है, अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोहन को लगता था इस ठीक ठाक के बीच कुछ गड़बड़ है। पहचान करने में उसे कठिनाई नहीं हुई कि गड़बड़ी कहाँ है और क्यों है। साफ साफ देख सकता था कि इसकी जड़ में कोई और नहीं, पत्नी कस्तूर है। 13 साल की उम्र ऐसी नहीं होती कि अच्छाई और बुराई को सही परिप्रेक्ष्य में देख सके, नतीजे पर बहुत जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन उसे अपने अधकचरे ज्ञान पर इतना भरोसा था कि वो कस्तूर की कोई और बात सुनने को तैयार ना होता। झिड़क देता, बहस करता, झगड़ा होता और बोलचाल बंद हो जाती। पति पत्नी के संबंधों के बारे में मोहन का सारा ज्ञान कुछ छपे हुए पर्चों पर आधारित था। सलीका और सरोकार सिखाने वाले ऐसे पर्चे उन दिनों आम थे, पाई पाई में मिलते। कई बार खरीदने की भी आवश्यकता ना होती थी। कोई एक खरीद लेता तो पर्चा हाथों हाथ दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे तक घूमता रहता। उन्हीं में एक पर्चा था एक पत्नी व्रत के बारे में। पति का धर्म बताया गया था कि पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री की ओर ना देखें। समाज की दृष्टि से इस व्रत के लाभ गिनाए गए। इतना स्वीकार कर लेना मोहन के लिए आसान था। समस्या तब हुई जब उसने पर्चा दोबारा पढ़ा। निहितार्थ ढूंढने लगा तो उस असर उल्टा हो गया। मन में आया कि अगर पति के लिए एक पत्नी व्रत धर्म है तो पत्नी को एक पतिव्रत का पालन करना चाहिए। उसने मान लिया कि एक पतिव्रत का पालन करवाना पति की जिम्मेदारी है। उसे पत्नी पर नज़र रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। मतलब कि पति की आज्ञा के बिना उसे घर से नहीं निकलना चाहिए। यही कस्तूर और मोहन के बीच झगड़े की जड़ बन गया। एक रात इस पर तेज नोक झोंक हुई। ये तो एक तरह की कैद हुई, मुझे मंजूर नहीं। कस्तूर ने उसी तुरशी से जवाब दिया जिस कड़ाई से मोहन ने बात सामने रखी। लेकिन ये तुम्हारा धर्म है, नामंजूर करने से धर्म और समाज नहीं बदल जाएगा। ना बदले, पर मैं इसे नहीं मानती। जहाँ मन होगा जाऊंगी और बिना बताए जाऊंगी।
पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मन हो करो, अगर तुम यही चाहती हो तो आज से हमारी बातचीत बंद, मोहन ने कहा और कमरे से निकल गया। वो जितना दबाव डालता, कस्तूर उतना अधिक आज़ादी से काम कर लेती। ये व्यवहार मोहन को और चढ़ा जाता। झगड़े होते तो प्रायः मोहन की आवाज़ ऊंची हो जाती, कमरे के बाहर तक सुनाई देती, लेकिन कस्तूर की आवाज़ कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती। झगड़े में भी वो शांत और संयत रहती। ये मोहन को बहुत अच्छा लगता। हैरान होता कि एक अनपढ़ लड़की इतनी तार्किक और धैर्यवान कैसे हो सकती है। सोचता कि कस्तूर पढ़ ले तो ये यकीनन विदुषी होगी। सही बात तो ये है कि मोहन की वक्रता की जड़ में प्रेम थी, टकराहट थी, पर कस्तूर के साथ साझा जीवन में मिठास थी और दोनों के स्वभाव का टेढ़ापन कभी उस पर हावी नहीं हो पाया। मोहन उसे आदर्श स्त्री बनाना चाहता था, पढ़ाना लिखाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं सका। प्रेम और झगड़े खत्म होने तक इतना समय ना बचता कि किताब लेकर बैठ सके। थोड़ा बहुत जितना हो सका यही हुआ कि कस्तूर ने अटक अटक कर गुजराती पढ़ना और चिट्ठी लिखना सीख लिया। मोहन को इतने से संतोष नहीं था, पर वो इसे कस्तूर की जगह अपनी कमी मानता। पारिवारिक माहौल में कस्तूर के लिए इससे अधिक सीखना संभव नहीं था। पढ़ाई लिखाई के लिए एकांत की दरकार होती थी और वो दिन में नहीं हो सकती। दिन भर वो घूंघट में रहती, काम काज करती। बड़े बुजुर्गों के सामने पत्नी को देखना या उससे बात करना अक्षम्य अपराध होता। वैसे इस मामले में कुछ हद तक कस्तूर का आलस्य भी जिम्मेदार था। खुद किताब लेकर बैठने का उसका मन कभी नहीं होता था। अज्ञान का असंतोष तो था ही नहीं। उसने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि वो पढ़ना चाहती है। एक और समस्या समाज के रीति रिवाजों की थी। उस समय माता पिता की इच्छा होती कि बच्चों का विवाह करा दें, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, लेकिन वे बालक वर वधू को लंबे वक्त के लिए साथ नहीं रहने देते थे। पत्नी का आधे से अधिक समय मायके में बीतता। मोहन के साथ यही हुआ। 6 महीना साथ रहते कि मायके से बुलावा आ जाता, कोई आता और उसे लिवा ले जाता। मोहन को कस्तूर की गैर मौजूदगी ज़्यादा अखरती थी। वो अकेला हो जाता। कारण था दोस्तों का अभाव। मोहन को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। ऐसे में लाख झगड़े के बावजूद कस्तूर वो कमी पूरी कर देती। बड़े स्कूल में आने तक उसका कोई दोस्त नहीं था। पहल करने में घबराहट होती थी। दूसरे की पहल स्वीकार करना भी कठिन होता। एक आध ने प्रयास किया पर उचित जवाब नहीं मिला। निहायत संकोची मोहन में दूसरे बच्चों की दिलचस्पी इसलिए हो जाती कि वो पढ़ने में अच्छा था और राजकोट के दीवान का बेटा था, लेकिन मोहन को उनसे मित्रता की वजह ढूंढ कर भी नहीं मिलती। हाई स्कूल में आया तब जाकर उसके 2 दोस्त बने। उनमें से एक ने जल्दी ही दोस्ती तोड़ दी, अलग राह पकड़ ली। मोहन को दोनों का साथ पसंद था, पर मुश्किल ये थी कि वे दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। दोनों में दोस्ती निभाने और भरोसा करने लायक खूबियाँ थीं। कुछ ही दिनों में मोहन को समझ में आ गया कि वो जितना चाहे दोस्ती उनमें से एक से ही रह सकती है। देख मोहन, तो जिससे दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है लड़का वो अच्छा नहीं है, दुनिया भर के ऐब हैं उसमें। तो एक बार फिर सोच ले। माधवलाल ने एक रोज़ पेड़ के नीचे मोहन को अकेला देखकर कहा। स्कूल के मैदान में जामुन के कई पेड़ थे, वहाँ बैठना मोहन को अच्छा लगता था। उन दिनों को छोड़कर जब जामुन पककर टपकते हों तब कपड़े खराब हो जाते थे। कपड़ों से जामुन के निशान आसानी से ना मिटते। पर खूबियाँ भी तो हैं, मोहन ने कहा। जो खामियाँ हैं हो सकता है वक्त के साथ खूबियों में बदल जाएं। मैं कोशिश करूँगा। मुझ पर भरोसा नहीं तो करसन से पूछ ले। तुझे पता है कि मेहताब की दोस्ती पहले करसन से थी, उसी की कक्षा में पढ़ता था। मोहन ने उत्तर नहीं दिया, वहाँ से हट गया। तय कर ले मोहन, तुझे किसके साथ दोस्ती रखनी है, लेकिन फैसला ये मान कर करना कि या तो मैं रहूँगा या वो, दोनों नहीं रह सकते। माधव ठीक कह रहा है मोहन, महताब का साथ छोड़ देना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं भी अब उसके साथ नहीं रहता, करसन ने कहा। मैदान में टहलते हुए उसने माधव और मोहन को देखा तो इधर चला आया। मोहन ने मझले भाई को भी जवाब नहीं दिया। मेहताब से मोहन की दोस्ती की बात करसन के जरिए घर तक पहुंच गई। रंभा बुआ को पता चली, पुत्ती बाई को मालूम हुआ, अंत में कस्तूरबाई ने सुना।
सबकी राय एक जैसी थी, वही जो करसन की राय थी। करसन ने शेख महताब की जो तस्वीर खींची, सबको मोहन से उसकी मित्रता कड़वी लगने लगी। करसन की बात मानने की बड़ी वजह थी कि वो महताब का सहपाठी और दोस्त रह चुका था। माँ ने मोहन को भुलाया नहीं, जो कहना था दूसरों के जरिए कहलवाया, इशारों में समझाया कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, उन्हीं में निभती है। दोस्त एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन कोई दोस्त दूसरे को सुधार नहीं सकता। इसमें सुधार की जगह कम बचती है। दोस्ती गहरी हो तो नुकसानदेह होती है, क्योंकि लोग दोष जल्दी ग्रहण करते हैं। गुण ग्रहण करने में समय लगता है और तब तक देर हो जाती है। जो आत्मा की ईश्वर की मित्रता चाहता है, उसके लिए अच्छा होगा कि वो अकेला रहे। महताब उम्र में मोहन से 3 साल बड़ा था, पर कई बार फेल होकर आखिर उसकी कक्षा में आ गया। वो बहादुर था, निडर था, खेल कूद और दूसरी गतिविधियों में सबसे आगे था। रंग साफ, चेहरा मोहरा इतना आकर्षक कि निगाहें न हटे। अपनी आयु के दूसरे बच्चों से लंबा, छरहरा, संकोची और डरपोक मोहन के लिए इतने गुण पर्याप्त थे। वो महताब में नायक की छवि देखने लग गया। हीरो मान ले, वैसा बनने की कोशिश करे। उसको लगता कि एक जैसे स्वभाव के बराबर वालों से दोस्ती के क्या मायने। एक डरपोक दूसरे डरपोक से दोस्ती करे तो क्या हासिल होगा, वे क्या सीखेंगे। परस्पर विरोधी गुण लोगों को सहज रूप से अपनी ओर खींचते हैं। माँ को उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब करसन ने महताब की खामियां गिनाई, चुप नहीं रह सका। महताब की सोहबत ठीक नहीं, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों के बीच नहीं, आवारा है, बदगुमान है, बदजुबान है। करसन ने एक सांस में उसके तमाम अवगुण गिना डाले। जो खामियां तुम बता रहे हो मैं जानता हूँ, उसकी खूबियाँ तुम नहीं जानते। वो मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। उसने शांत पर सख्त लहजे में अपनी बात मझले भाई के सामने रखी। तुम्हें भरोसा होगा, मुझे तो नहीं है। मेरा विश्वास करो, यकीन से कह सकता हूँ कि अगर उसकी खामियां हट जाएं तो बहुत अच्छा इंसान बनेगा। मैं इसी गरज से उसके साथ हूँ, शायद मेरी संगत उसे बेहतर बना दे। करसन को मोहन की बात में तर्क दिखा, पर संतोष फिर भी ना हुआ, निरुत्तर हो गया। कुछ सोचकर उसकी बात पर भरोसा किया और अपना रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कस्तूरबाई ने मोहन के सामने ये जिक्र कभी नहीं छेड़ा। उसे पता था वो हठी है, अभिमानी है, कहने से राह नहीं बदलेगा। मोहन वाकई डरपोक था। भूत, प्रेत, चोर और सांप का डर उसे खूब हैरान करता। रात में अकेले कहीं जाने की हिम्मत न होती। अंधेरा हो तो कदम आगे न बढ़ाता। सोते समय दिया जलाकर रखता कि पता नहीं किधर से भूत आ जाए, किस ओर से चोर घुस आए, किस कोने से सांप निकल पड़े। कस्तूरबाई को इनमें से कोई डर नहीं सताता था। सांप से डरना जानती नहीं थी, अंधेरे में चली जाती थी। कस्तूर के प्रति मोहन के आकर्षण का एक कारण ये भी था, उसका साहस। मन ही मन मान चुका था कि कस्तूर उससे अधिक बहादुर, हिम्मत वाली है। बावजूद इसके अपने मन के डर की बात उसने कस्तूर से कभी नहीं की। सांप को हाथ से पकड़ लेना बहादुरी का काम नहीं है, सपेरे ऐसा रोज करते हैं। मैं भी कर सकती हूँ। असली बहादुरी मन की होती है। एक रात सोने से ठीक पहले कस्तूर ने कहा। मोहन को समझने में देर नहीं लगी, इशारा किस तरफ है, तुम कहना क्या चाहती हो, उसने अनजान बनते हुए पूछा। वही जो तुम अच्छी तरह सुनना चाहते हो। मैं क्या समझता हूँ ये छोड़ो, इतना जान लो कि सांप पकड़ना बहादुरी भले ना हो, ताकतवर होना बहुत सी बुराइयों को पास भटकने से रोक सकता है। कोई सींकिया किसी पहलवान से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गुण दोष किसी में हो सकते हैं। ये देखने वाले की नज़र पर निर्भर करता है कि उनमें से किसे प्रधानता दे। किसी की दृष्टि और नीयत पर अनायास संदेह करना अच्छी बात नहीं है। दुनिया में हजारों ऐसे किस्से हैं जिनमें बात कुछ नहीं थी, लेकिन बतंगड़ बन गया। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, बिल्कुल ठीक, 100% सही, लेकिन अभिमान में आँखें और कान बंद नहीं करने चाहिए। ना मेरी आँख बंद है और ना ही कान। जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश। मोहन ने इसके साथ वही तर्क दोहरा दिए जो उसने मजले भाई के सामने रखे थे। कहा, अगर इसमें मददगार नहीं हो सकती तो कम से कम विरोध मत करो। थोड़ी देर चुप्पी रही।
लेकिन टूटी तो जैसे कमरे में पहाड़ टूट पड़ा। तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो मुझे खुशी होगी। कस्तूरबाई ने शेख महताब का नाम लिए बिना कहा। दोनों को पता था कि बात उसी के बारे में हो रही है। संदर्भ एकदम स्पष्ट थे। मोहन का स्वर अचानक तेज हो गया। यद्यपि वह बात तार्किक ढंग से कर रहा था, आवाज़ की तेजी से ये समझाने का नहीं, डपट कर अपनी बात मनवाने का प्रयास लगा। कस्तूर ने बातचीत का सिरा वहीं छोड़ दिया। मोहनदास का फैसला और दृढ़ हो गया कि वो महताब का साथ नहीं छोड़ेगा। राजकोट में उन दिनों सुधारपंथियों का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के पीछे कौन था नहीं पता, पर उन्होंने तय कर रखा था कि समाज को बेहतर बनाना है, तमाम तरह की कुरीतियां हैं उन्हें मिटाना है। लोगों को जागरूक किए बिना इन कुरीतियों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। वे शायद मानते थे कि कुरीतियां उनके समाज में पहले नहीं थी, उन्हें थोपा गया और धीरे धीरे वे रूढ़ हो गई। इसका प्रतिकार केवल इस तरह संभव है कि समाज स्वस्थ हो, जागरूक हो, अपने हित में सही गलत की पहचान कर सके। सुधारपंथियों की बैठकें गोपनीय होती। हाई स्कूल के कुछ मास्टर उससे जुड़ते। उनकी बातचीत अक्सर रहस्य के आवरण से ढकी होती। कोई आता तो अचानक चुप हो जाते, बात बदल देते। सुधारपंथी समूह के लोगों का विश्वास था कि वे नेक काम कर रहे हैं, उसका अंत सुखद होगा। एक अनजान भरोसा उनकी ताकत था। फिलहाल क्या होगा, कैसे होगा, स्पष्ट रूप से किसी को पता नहीं था। बैठकों की खबर जितना भी छिपाई गई, महताब को पता चल गई। एक दिन 2 अध्यापकों के साथ वो बैठक में चला गया। बातचीत सुनी और लौटकर पूरा ब्यौरा मोहन को दिया। सुनो, सुधारपंथी वही कह रहे हैं जो मैं तुमसे हमेशा कहता रहा हूँ। दिमागी ताकत एक चीज़ है, लेकिन शारीरिक बल कम जरूरी नहीं। शारीरिक बल होता तो तुम्हें बहुत से लोगों की उल्टी सीधी बातें ना सुननी पड़ती। तुम दो जो चाहते उन्हें पलट कर सुना देते। महताब उत्साहित था, चाहता था कि मोहन बैठक में चले। शारीरिक बल के लाभ से इनकार नहीं है महताब, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर सुधार पंथ का लक्ष्य नेक है तो आंदोलन में गोपनीयता की जरूरत क्यों है। ये बात सामने आकर भी कही जा सकती है। जरूरत है, करना पड़ता है, साथ चलो, सब समझ जाओगे। मगर आंदोलन चला कौन रहा है, उसके साथ कौन है? महताब ने मोहन के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, गोती भाई, वही करता धरता है राजकोट में, सोरठ में। मैं मिलकर आया हूँ। उनको सुनोगे तो आंखें खुल जाएंगी, सब पता चल जाएगा। आखिर हम सब की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सुधार पंथ की खुफिया बैठक महीने में एक बार होती थी। जगह निर्धारित नहीं थी, समय तय नहीं था, बात कानो कान सब तक पहुँच जाती। महताब ने बताया कि ऐसा करना जरूरी है। खुल्लम खुल्ला बैठक से मामला पुलिस तक जा सकता है, धर पकड़ हो सकती है। तो क्या सुधारपंथी राजकोट दरबार के खिलाफ हैं? रास्ते में मोहन ने महताब से पूछा, जवाब नहीं में मिला। मोहन आश्वस्त हो गया, क्योंकि अगर सुधारपंथी दरबार के खिलाफ होते तो करमचंद के विरुद्ध भी ठहरते। आखिरकार दीवान वही थे। ये पिता के खिलाफ विद्रोह होता। ऐसे आंदोलन में शामिल होना मोहन की कल्पना से परे था। जहाँ बैठक हो रही थी वो जगह हाई स्कूल के पास थी। 2 मंजिले घर के एक कमरे में 10-12 लोग जमा थे। कमरे में बदबूदार धुआं भरा था। कहने के लिए बैठक गोपनीय थी, पर महताब और मोहन कमरे में पहुँचे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये भी नहीं पूछा कि वे कौन हैं, कैसे आए हैं, बैठक कहाँ है, इसकी खबर कैसे मिली। मोहन ने देखा बातचीत बेहद अनौपचारिक है। जो लोग थे खांचे में नहीं रखे जा सकते थे। कपड़े लत्ते से अलग थे, पृष्ठभूमि अलग थी। तभी बीच में एक युवक ने मुंह गोल करके रहस्यमय अंदाज में बोलना शुरू किया तो सब चुप हो गए। बरतानिया ने हम पर बुद्धि से नहीं शारीरिक बल से कब्जा किया है। फर्जी इबारत गढ़ी और झूठ फैलाया कि वे हमसे ज़्यादा दिमागदार हैं। हमारा दिमाग अभी भी वही है, तीक्ष्ण बुद्धि जिसके दम पर हमारी तूती दुनिया में बोलती थी। शरीर कमज़ोर हो गया है, किसी में दम नहीं है। देखो तो पता चल जाएगा, एक से एक सिखंटू घूमते मिलते जाएंगे। सबसे पहले हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम क्या करें? एक आवाज़ आई, अपना खान पान सुधारें। घास फूस खाकर हम उनसे नहीं लड़ सकते।
हम पाबंदियों में जकड़े हुए हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, सब भ्रष्ट हो जाएगा, समाज गर्त में चला जाएगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं। जानबूझकर खुद को कमज़ोर करने की साजिश है। वे मांस खाते हैं, समुद्री मछलियां खाते हैं, वर्जिश करते हैं, इसलिए ताकतवर है। एक आवाज़ इसके खिलाफ उठी, धोती भाई की। बोले, भाई इस तर्क में सच्चाई हो सकती है, पर उसमें दम नहीं है। तर्क उलट दें तो बात बन जाएगी। यानी कि हमारे समाज में दोनों हैं, मांसाहारी और साग सब्जी खाने वाले। अलग अलग हों तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। असल ज़रूरत इस बात की है सब एक हो जाएं, आंदोलन में दोनों शामिल हों, एकजुट हों। पहले एक ताली बजी, फिर दो, और फिर पूरा कमरा तालियों की आवाज़ से भर गया। तो ये थी चौथा पार्ट था ये बापू 7 खंडों में मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखी किताब 1 बापू, जिसका शीर्षक है बापू पोरबंदर से लंदन तक, उसका चौथा पार्ट। इसी क्रम में हम आपसे आगे भी मुखातिब होते रहेंगे। आप देख रहे हैं उस समय का, ये 17वीं शताब्दी के आखिरी दशकों का मामला है, जब बापू अभी भी हाई स्कूल में थे और ये सारी गतिविधियां हिंदुस्तान में होती जा रही थी और तमाम तरह से ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ रही थी। बापू लगातार सीख रहे थे अपने आसपास के वातावरण से। बापू उस वक्त नहीं बने थे, उस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी। अभी बनने में उन्हें थोड़ा सा समय था।